Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिनको वक्त की कदर होती है ना, तो दे नो कि समर वेकेशंस को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। समर वेकेशंस चल रहे हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे भी जीना यहाँ मरना यहाँ, ना पढ़ के भी हम जाएंगे कहाँ, पढ़ना ही है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंड द टॉपिक इज ब्रीथिंग। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को हम लोगों ने समझा था, डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग की थी कि जो जो पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है और उनका फंक्शंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, राइट? जैसे कि एक्सटर्नल जो पार्ट था नोज से स्टार्ट हुआ था और कहीं एंड हुआ था डीपली इन द लंग्स एल्वियोलाई पे, राइट? और एल्वियोलाई में एग्जैक्टली जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें कुछ कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं और कुछ जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं, राइट? सो जो कंडक्टिंग पार्ट्स होती है उन कंडक्टिंग पार्ट्स में कंडक्शन हो रही होती है रेस्पिरेशन की, मतलब कि एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो वाले पार्ट्स। और अगर हम लोग बात करें उसकी रेस्पिरेटरी पार्ट्स की, तो रेस्पिरेटरी पार्ट्स जो स्पेसिफिकली एल्वेोलार है या फिर एल्वियोलार डक्ट सिस्टम है, तो उसी में बेसिकली क्या हो रहा होता है गैसियस एक्सचेंज, और वो मैंने बताया था कि किस तरह से होता है। आज हम डिस्कस करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस को। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग को अगर आप सिंपली देखें, सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? कि ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब देखिए आप लोग अर्थ सरफेस पे वी हैव अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि उनका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है होता तो सब में है, सब सांस ले रहे होते हैं, लेकिन हम में और उनमें होता है डिफरेंट ब्रीथिंग का प्रोसेस। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिंपल जो स्पंजेस हैं, इसी तरह से अगर बात करें सीलेंट्रेटा जो सीलेंट्रेट्स हैं या जो फ्लेट वॉर्म्स हैं, तो वो जो तीनों किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डिफ्यूजन के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन उनके बॉडी सर्फेसिस के थ्रू, राइट? उनमें कोई रिस्पायरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ही जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस भी किया, उनमें होता है ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन, मतलब उनमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक ट्रेकिया। बट हमारे में अगर देखें तो ट्रेकिया क्या करता है कि वो एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है, जबकि अगर इंसेक्ट्स में देखें तो इंसेक्ट्स में मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कौन? ट्रैकियोल, राइट? इसीलिए उनमें होता है ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। इसके बाद अगर बात करें कुछ इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ब्रीथिंग के जो मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कुछ सिंपल है कुछ कॉम्प्लेक्स है, तो उनमें उनके सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ही ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स या फिर जो मोलस्क्स हैं या इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फिशेस हैं, तो उनमें जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है या जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो किस बेस पे होता है? गिल्स के जरिए होता है। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? और इसी तरह से इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है जस्ट लाइक अस, प्लांट्स, एनिमल्स, आप देखिए प्लांट्स जो है आप कहेंगे कि वो तो मूव भी नहीं करते, या मे बी आपके जहन में इस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हो कि वो तो लिविंग नहीं है, सो दे आर लिविंग,
दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है क्या है, लिविंग भी है और उसके अलावा वो ब्रीदिंग प्रोसेस भी करते हैं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, तो उसमें अगर आपको याद हो तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, गैसियस का एक्सचेंज करते हैं अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, एंड दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स, राइट। तो वो भी क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो हम हो गए, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। हमें स्पेसिफिक लंग्स प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं लंग्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की या फिर एनिमल्स की, हम में क्या होता है, हम में होता है पल्मोनरी respiration, pulmonary respiration occurs in us, and what is pulmonary respiration, जो लंग्स के थ्रू होती है। सो एनिमल्स में और हमें क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से कुछ एम्फीबियंस भी हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के जरिए होती है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्लियर। तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, कुछ के एग्जांपल्स मैंने आप लोग को दे दिए। अब बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्रीथिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। ब्रीथिंग के मेनली दो फेजेस हैं, राइट। अगर इसके फेजेस की बात करें तो इसके दो फेजेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसके अलावा किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सो वी ऑल नो वेरी कॉमन, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे या डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है कि गैसेस ने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होता है। क्लियर। अब एयर में देखें तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन आ रहा है। सिमिलरली हमारी बॉडी में होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हम फूड खा रहे होते हैं, उसका रेस्पिरेशन हो रहा होता है और उससे एनर्जी बन रही होती है। सो एनर्जी के बनने के साथ साथ CO2 भी बनता है। अब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड ने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन आपको ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ट्रेस अमाउंट में है। क्लियर। तो डिफ्यूजन के फिनोमेना पे बेसिकली जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो होता है, राइट, जिसमें गैसेस जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा प्रिंसिपल यूज होता है, हम लोगों ने आई थिंक सो 9th में पढ़ा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें बेसिकली इस प्रिंसिपल में अगर देखें इनवर्स रिलेशन है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, राइट। सो प्रेशर किसका होता है, गैसेस का होता है। तो जब अगर गैस ने अंदर आना है, प्रेशर इंक्रीज होना है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, राइट। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो अकर होता है। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस में, तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे रिब्स। रिब्स जो है वो इस इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो जस्ट ब्रीथिंग में काम नहीं कर रहे होते, और भी इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आगे आगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन अभी जो है रेस्पिरेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, इंटरकोस्टल मसल्स का। तो रिब केज जो है, जो रिब्स जो है वो इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग के प्रोसेस में, और इंटरकोस्टल मसल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनदर स्ट्रक्चर दैट इज डायफ्रागम, whatever you can call it। तो ये तीनों जो है
मेन स्ट्रक्चर्स है जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ प्रोसेस जो हो रहा है, इन्होंने या तो कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर रिलैक्स होना है, रिस्पेक्टिव जो प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग, राइट। सो ब्रीथिंग क्या है? इनटेक है ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस में, एनिमल्स में होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, जो बेसिकली लंग्स के जरिए होता है। इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड लंग। इसके अलावा अगर इसके फेजेस की बात करें तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इस प्रिंसिपल के बेस पे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के बेस पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस ने जाना होता है, राइट। और इसके बाद प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसी के बेस पे ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। अभी इसके बाद इसको समझते हैं। एंड देन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। सो स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? रिब्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायफ्राम, राइट। सो यहां तक आपको ब्रीथिंग अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग का, यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है ब्रीथिंग के प्रोसेस पे होगा, राइट। इंस्पायरेशन किस तरह से होती है, एक्सपायरेशन किस तरह से होती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखना है। एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर आप लोग इंस्पायरेशन को समझे तो एक्सपायरेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप लिख सकते हैं। क्लियर? सो इसको मेनली फोकस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट में फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करती है, किस तरह से नर्वस कंट्रोल होता है, किस तरह से मैकेनिकल कंट्रोल होता है। क्लियर? वो सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो लंग्स का वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, वो सारे शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे जो 2-3 टॉपिक्स है उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस जो है वो किस पे होगा? इंस्पायरेशन पे और एक्सपायरेशन पे। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, सो आपको नेम से जाहिर है, इन मीन इनसाइड एंड एक्स मीन एक्सटर्नल। इंस्पायरेशन में गैस ने अंदर जाना होगा, हवा ने अंदर जाना होगा, और एक्सपायरेशन में बाहर। तो जो इंस्पायरेशन में जो गैस अंदर जाती है दैट इज ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को क्या करना होता है? इनहेल। एंड सिमिलरली CO2 जो है वो एक्सहेल होता है एक्सपायरेशन में, राइट। अब इसमें कुछ, लेट मी चेक आउट द वीडियो। अच्छा, तो अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में बेसिकली होता क्या है कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो उस इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटर कॉस्टल मसल्स की, तो इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में क्या होंगे? इंटरकॉस्टल मसल्स जो है इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए आगे समझते हैं वॉल्यूम, प्रेशर, सब चीजों को कि किस तरह से इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, होता क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डायफ्राम की, डायफ्राम मैंने आपसे कहा ना कि वो भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व है हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस में। तो डायफ्राम से, अगर आप लोग को डायग्राम में याद हो, डायफ्राम से ऑनवर्ड फिर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हुई थी। तो डायफ्राम भी है जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इस जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम में भी क्या होना होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। क्लियर? इसमें क्या होना होता है? डायफ्राम जो है वो भी
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। अब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से मतलब है कि जो थोरैसिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जो थोरैसिक वॉल्यूम होगा इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, थोरैसिक मतलब जो चेस्ट वॉल्यूम है, तो थोरैसिक जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये तीन हमारे पास मेन इवेंट्स हुए, एक तो इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके साथ साथ डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ जो चेस्ट वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखे ना, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी हमारे पास एयर जो है वो अंदर जाएगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और अंदर जो चेस्ट कैविटी है या जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो तभी ऑक्सीजन इजी अंदर जा पाएगा, राइट। सो यही इसीलिए बेसिकली क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्लियर, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गई। इंटरकॉस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि इसने करना होता है थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज, जो कि इजीली एयर के मूवमेंट में इनसाइड द बॉडी हेल्प करेगा, राइट। इनटेक ऑफ गैस में हेल्प करेगा, कौन सा, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें रिबकेज की, जो हमारा रिबकेज है वो अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से भी थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक हमारे पास जो रिब केज है वो अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो उस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। और थोरैसिक के वॉल्यूम का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो इसी वजह से इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, डायफ्राम और फिर रिब केज। तो अब यही थोरैसिक वॉल्यूम जो है इसमें क्या होना होता है, इंक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो थोरैसिक प्रेशर है, जो थोरैसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जो थोरैसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो है वो इजीली एंटर हो जाएगा हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में। क्लियर, या फिर लंग्स में पूरे, या मतलब जितने भी हमारे लंग्स हैं, पूरा जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उन सबके इर्द गिर्द तो प्रेजेंट है इंटरकॉस्टल मसल, ये सारी चीजें। सो सबसे पहले क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। इसके अलावा और ये कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि इन्होंने इंक्रीज करना होता है थोरैसिक वॉल्यूम को, चेस्ट वॉल्यूम को। इसी तरह से रिबकेज अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा, जिसकी वजह से अगेन जो थोरैसिक वॉल्यूम होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तब हमारे पास प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, एयर की मूवमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम लोग एयर के मूवमेंट की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है कि एयर मूव इनटू द लंग्स। इनटू द लंग्स का मतलब, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, अब इजीली जो है ऑक्सीजन इनटेक हो सकता है। सो एयर क्या है, एयर बेसिकली ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन ही है, राइट। सो एयर जो है वो लंग्स में मूव करना स्टार्ट कर लेगा। सो जो एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगी, और जब तक एयर आ रहा है तब तक जो एल्वियोलाई है वो इन्फ्लेट रहेगी, ठीक है। जब तक मतलब हम लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं तब तक वो इन्फ्लेट होती है, और जब हम लोग इंस्पायरेशन से एक्सपायरेशन की तरफ मूव करते हैं तब हमारे पास जो है ये इन्फ्लेट होना छोड़ देती है। सो इंस्पायरेशन के जो मेन इवेंट्स थे वो क्या क्या थे, ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है, ये इसके मैकेनिज्म में आप मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है जिसमें कुछ मेजर इवेंट्स होगी। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
डायफ्राम क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। एंड जो रिब केज है वो रिब केज भी अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर लेगा, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज। सो अगर यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है थोरेसिक वॉल्यूम में, तो प्रेशर में डिक्रीज आएगा। और अगर बात करें एयर मूवमेंट की, तो एयर जो है वो लंग्स में मूव करना स्टार्ट कर देती है और एल्वियोलाई जो है हमारे वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, राइट। अब देखिए एक्सपिरेशन को, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे होगा। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया, आपको इसके इवेंट्स याद रहे, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। बस ये पॉइंट है कि ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात करें तो ये फिर पैसिव है, इट डजंट नीड एनर्जी, तो फिर ये पैसिव प्रोसेस है, राइट। ओके, तो आप देखें यहाँ पे इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं, ठीक है, बस सिंपल इसको कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, तो यहाँ पे क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। सिमिलरली डायफ्राम, यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे रिलैक्स होगा, राइट। थोरेसिक कैविटी अगर देखिए, डायफ्राम अगर रिलैक्स हो रहा है तो जो थोरेसिक वॉल्यूम है, अब देखिए एयर ने बाहर जाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका प्रेशर, एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड ने अब बॉडी से बाहर जाना है, क्योंकि उसका बॉडी में कोई रोल है ही नहीं, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में अगर रहा तो इट्स नॉट गुड, तो इसलिए इसने बाहर जो है एक्सपेल आउट होना है, बाहर ब्रीथ आउट होना है, तो इसी वजह से थोरेसिक जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, जो थोरेसिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और तभी हमारे पास CO2 जो है वो इजीली बाहर की तरफ ब्रीद आउट होगा, राइट। इसी तरह से रिब केज जो है अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो करता है इंस्पायरेशन में, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। अगर थोरेसिक प्रेशर की बात करें तो थोरेसिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एयर मूवमेंट जो है, अगर एयर मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे एयर्स मूव इनटू द लंग, अब वहां पे क्या होगा, इन एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट होता है लंग्स से, एयर इज एक्सपेल आउट, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो एयर है वो क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा लंग्स से बाहर, राइट। और उसकी अगर बात करें एयर मूवमेंट की, तो वही एयर मूवमेंट में सारी बातें आ गई कि यहाँ पे एयर मूवमेंट जो है तो वो एयर मूव करेगा लंग्स में, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एयर मूव करेगा, एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से जो है तो एयर बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होगा। सो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हम लोगों ने मेजर इवेंट्स जो है वो पढ़ ली, डिस्कस कर ली, इनके बीच डिफरेंसेस को समझा कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम तो क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इंक्रीज लाएगा थोरेसिक वॉल्यूम में, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इजीली एयर जो है वो अंदर की तरफ उसकी इंटेक होगी, इजीली इंटेक होगा एयर का, ऑक्सीजन का। और अगर वो रिलैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो इजीली एयर जो है वो एक्सपेल आउट होगा, राइट। इसके अलावा रिब केज जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा तो उससे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इवन अगर यहाँ पे हम बात करें रिब केज की, तो ये और ज्यादा डीप हो जाएगा, मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो इसकी खत्म हो जाएगी और ये फिर और ज्यादा डीप हो जाएगा, क्योंकि जो वो है थोरेसिक वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज आ रहा है और प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है, राइट।
हम लोगों ने आज क्या सीखा? ब्रीथिंग जो है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जो एनिमल्स और ह्यूमंस है इनमें होता है pulmonary respiration, that is basically occur through lungs. Then we discussed about the phases inspiration and expiration, which are totally opposite processes or mechanisms. एंड जो प्रिंसिपल है जिसपे ब्रीथिंग का फिनोमेना काम करता है, दैट इज डिफ्यूजन. गैसेस हैव टू डिफ्यूज. गैसेस ने डिफ्यूज होना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है. एंड अनदर प्रिंसिपल दैट वी स्टडीड ऑन अपॉन विच breathing works, that is pressure is inversely proportional to volume. An increase in pressure will an increase in pressure जो है वो क्या करेगा? will cause decrease in volume, right? Then we studied about the structures जो involve है breathing के process में. तो ribs है, intercostal muscles है and diaphragm है, right? Then we discussed the differences between the inspiration and expiration or mechanism of inspiration expiration. mechanism में हमने क्या कहा कि जो intercostal muscles होगी in case of inspiration वो contract होंगे, diaphragm contract होगा, जिसकी वजह से thoracic volume जो है वो increase होगा, right? thoracic volume जो है जब वो increase होगा तो air जो है वो easily अंदर आएगा. रिब के जो है अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा, जिसकी वजह से thoracic वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. thoracic प्रेशर की अगर बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो इजीली लंग्स की तरफ मूव करेगा, राइट? एंड इंस्पायरेशन में हमने क्या कहा कि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगी, डायफ्रागम रिलैक्स होगा. इन दोनों के रिलैक्सेशन से thoracic जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा. तभी CO2 आसानी से लंग्स से एक्सपेल आउट होगा बाहर की तरफ और जो डिक्रीज है वो और ज्यादा डीप हो जाएगा. इसी डिक्रीज और इंक्रीज की वजह से एयर क्या करेगा? लंग्स से इजीली एक्सपेल आउट होगा क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पढ़ाई करते रहे, अपने आपका नाम रोशन कीजिए. अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए. डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट.